नमस्कार दोस्तों। मैं संजीव कुमार वर्मा, सहाचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बायोजोग्राफी के कई टॉपिक्स के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बायोजोग्राफी का या जैव भूगोल का उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो है जैव भू रासायनिक चक्र या बायो जियोकेमिकल साइकिल। पारिस्थितिक तंत्र के सुचारू संचालन के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ प्रमुख पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। वातावरण में ये तत्व चक्रीकरण के द्वारा शामिल होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के में विभिन्न रासायनिक तत्वों के चक्रीय भ्रमण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसे अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। पहले हम बात करेंगे सिमॉन्स की। सिमॉन्स ने कहा है कि जीव मंडल के जैविक घटकों से अजैविक घटकों में रासायनिक तत्वों के परिसंचरण को ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। दूसरी परिभाषा है वॉटकिन एवं केलर की। पृथ्वी के वायुमंडल, महासागर एवं अवसादों में रासायनिक तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। और तीसरी परिभाषा है फर्ले एवं न्यूए की। ऐसे वृद्ध स्तरीय चक्र जिनके द्वारा अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से लेकर गमन होता है तथा अनंत ये तत्व पुनः अजैविक अवस्था में आ जाते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र में होने वाला विभिन्न तत्वों का चक्रीकरण पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करता है। जीवधारियों को ऊर्जा के अतिरिक्त 30 से 40 विभिन्न तत्वों की आवश्यकता अपनी दैनिक क्रियाओं, जीव द्रव्य निर्माण, वृद्धि एवं विकास के लिए होती है। पारिस्थितिक तंत्र में इन तत्वों के चक्रीकरण के लिए अनेक जैविक, भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित इन पोषक तत्वों को उनकी आवश्यक मात्रा के आधार पर निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। पहले प्रकार के कहलाते हैं वृद्ध स्तरीय पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें वृद्ध स्तरीय पोषक तत्व कहा जाता है। सामान्यतः इन्हें दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। प्रथम वे जिनकी मात्रा शुष्क जैविक पदार्थ या ड्राई ऑर्गेनिक वेट में 1% से अधिक पाई जाती है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें सम्मिलित होते हैं। द्वितीय वे तत्व जिनकी मात्रा शुष्क जैविक पदार्थों में 0.2 से लेकर 1% पाई जाती है। इनमें शामिल है सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा एवं तांबा। अब दूसरे प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो कहलाते हैं सूक्ष्म स्तरीय पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जीवों के लिए सूक्ष्म स्तरीय पोषक तत्वों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। शुष्क जैविक पदार्थ में इनकी मात्रा 0.2% से कम रहती है। ये आवश्यक नहीं है कि जीवों की समस्त जातियों में ये तत्व उपस्थित हों। एल्यूमिनियम, बोरोन, ब्रोमीन, क्रोमियम, कोबाल्ट, फ्लोरीन, गैलियम, मॉर्बिडियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंशियम, टिन, टाइटेनियम, वेनेडियम, जिंक आदि इसी वर्ग में आते हैं। कुछ द्वितीय वर्ग के वृद्ध स्तरीय पोषक तत्व कुछ जातियों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व तथा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व अन्य जातियों के लिए वृद्ध पोषक तत्व भी हो सकते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र में मुख्यतः 3 प्रकार के चक्र शामिल किए जाते हैं। पहला है जल चक्र, दूसरा है गैसीय चक्र और तीसरा है अवसादी चक्र। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र की। जीव मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जल है। ये पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्यों का निर्धारण करता है।
जल के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन सम्मिलित रूप से समस्त जीवों के सकल भार के लगभग 80% का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए जल महत्वपूर्ण माध्यम है। ये भूगर्भिक परिवर्तनों का एक कारक है, जो कि एक स्थान पर अपरदन करता है तो अन्य स्थान पर निक्षेपण करता है। ये जीव मंडल में पोषक तत्वों के वितरण का महत्वपूर्ण कारक है, जो कि विभिन्न प्रकार के रसायनों व गैसों को घुलित अवस्था में वाहित करता है। जल के माध्यम से ही खनिज तत्व व गैसें विलीन अवस्था में जीवधारियों में प्रवेश करती है तथा विभिन्न पोषण स्तरों में प्रभावित होती है। पारिस्थितिक तंत्र में जल का आधारभूत महत्व ऊर्जा के उपयोग तथा स्थानांतरण के कारक के रूप में मिलता है। बर्फ के पिघलने, जल के तापमान में वृद्धि होने तथा वाष्पीकरण में बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निवेश होता है। हेंडरसन महोदय ने 1913 में पृथ्वी पर जीवन के संचालन की दृष्टि से जल की विशेषताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। अब हम बात करते हैं इसी हेंडरसन महोदय के जो चक्र है उसके बारे में। साम्यता भूपृष्ठ तथा वायुमंडल के मध्य वर्षण एवं वाष्पीकरण के रूप में जल के आदान प्रदान को, जो कि सूर्य ताप द्वारा संचालित होता है, जल चक्र कहते हैं। इसे हाइड्रोजन चक्र भी कहा जाता है। सूर्य की ऊष्मा से भूतल की विभिन्न जलराशियों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है। यही जल वर्षा तथा संघनन के अन्य रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। जल का कुछ भाग ही मृदा द्वारा अवशोषित होता है। अधिकांश जल महासागरों में बह जाता है। यद्यपि सभी जलीय प्रक्रियाएं महासागरों, महाद्वीपों तथा वायुमंडल से होकर जल चक्र को कार्यान्वित करती है, किंतु जल की कुल मात्रा का मात्र 0.0004% भाग ही जल चक्रण में रहता है। अधिकांश जल महासागरों में भंडारित रहता है। वनस्पति द्वारा ग्रहण किया गया जल वाष्प उत्सर्जन के रूप में पुनः वायुमंडल में लौट जाता है। जल की कुछ मात्रा हरे पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में खाद रूप में परिवर्तित हो जाती है। कुछ मात्रा जीवद्रव्य बनने में प्रयोग में आ जाती है। वातावरण एवं जीवधारियों के मध्य जल का स्थानांतरण चक्र द्वारा संपन्न होता है और पृथ्वी पर जल चक्र निरंतर क्रियाशील रहता है। आधुनिक मानव ने अपने क्रियाकलापों में जलीय चक्र को भी परिभाषित किया है। और दूसरी प्रकार का जो चक्र है वो कहलाता है गैसीय चक्र या गैसेस साइकिल। पृथ्वी पर विभिन्न गैसों का ये चक्र निरंतर वायुमंडल, जीवधारियों एवं मृदा के मध्य चलता रहता है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। गैसीय चक्र में मुख्यतः कार्बन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन चक्र सम्मिलित किए जा सकते हैं। आज अभी हम कार्बन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन चक्र क्या होता है? जीव मंडल में कार्बन का विभिन्न मार्गों से गमन तथा संचरण होता है। कार्बन का स्थानांतरण ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में होता है और समस्त जीवों के लिए कार्बन का मुख्य स्रोत वायुमंडल में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.3% है। स्थलीय एवं सागरीय जल में ये घुले रूप में होती है। जीव मंडल में कार्बन के ठोस, तरल एवं गैसीय रूपों में संचरण का अत्यधिक महत्व है। हालांकि जीवों के सकल शुष्क भाग का 50% भाग कार्बन का होता है। कार्बन की उपस्थिति जीवों में कार्बोहाइड्रेट अणु के रूप में, भूपृष्ठ की सेलों में हाइड्रोकार्बन जीवाश्म ईंधन के रूप में तथा खनिज कार्बेट, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में होती है। हरे पौधे, शैवाल एवं जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का जैविक चक्रों में प्रवेश होता है। कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पौधों में संचित मिलते हैं, जिसका कुछ भाग पौधों की वृद्धि,
श्वसन इत्यादि जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त हो जाता है। हरे पौधे द्वारा उत्पादित कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ भाग का सेवन खास श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों के जीव करते हैं, जहां इनका उपयोग विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में होता है। शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वभक्षी प्राणी श्वसन तथा उत्सर्जन के माध्यम से कार्बन वायुमंडल में मुक्त करते हैं। अपघटक जीवाणु एवं फफूंद मृत पौधों एवं प्राणियों की विघटित कर उपस्थित कार्बन की विभिन्न रूपों में वातावरण में मिला देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्रा का उपयोग जीवाणु रसायन संश्लेषण क्रिया में भी करते हैं। मृत जैविक पदार्थों के विनियोजन के समय अपघटक जीव भी श्वसन क्रिया में कार्बन को गैसीय अवस्था में मुक्त करते हैं। मृत जैविक पदार्थों का कुछ कार्बन मिट्टी में तथा कुछ सतह के नीचे अवसादों में चला जाता है। इस प्रकार जीवों द्वारा वातावरण से ग्रहण कार्बन पुनः वातावरण में वियोजित कर दी जाती है। महासागरों की तली में अवसादों के साथ लाए गए कार्बनिक पदार्थों व मृत सागरीय जीवों का अवसादी शैलों के रूप में निक्षेप हो जाता है। शैलों में स्थित जीवाश्म, कोयला, खनिज तेल इत्यादि के दहन के समय कार्बन मुक्त हो जाता है। लकड़ी एवं वनस्पति के जलने तथा ज्वालामुखी उद्गार से भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है। इस प्रकार प्रकृति में कार्बन का चक्र चलता रहता है। अब हम कल पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में, और आपके जो मेन चक्र है गैसीय चक्रों का जो एक चक्र है, उसके अलावा गैसीय चक्रों में हम नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में और ऑक्सीजन चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये बात हम नाइट्रोजन और फास्फोरस के मुताबिक अगर करना चाहें तो हम नाइट्रोजन और फास्फोरस चक्र को कल पढ़ेंगे। आज जैव भू रासायनिक या बायो जियो केमिकल साइकिल में जो जितनी प्रकार के चक्र होते हैं उनके बारे में हमने जनरल जानकारी ली, और इस सामान्य जानकारी से आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि किस प्रकार चक्रीय रूप में ऊर्जा का प्रवाह इकोलॉजी सिस्टम में होता है। कल हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।